छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस ने सभा का आयोजन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में गुटबाजी हावी नजर आई। बताया जा रहा है कि भाषण देते समय पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से माइक छीना गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज कसा है और इसे आदिवासियों का अपमान बताया है। वहीं अब इस मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सफाई देते हुए कहा कि बाहर से आए लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। अगर भाजपा सच में इसे मेरा अपमान मानती है तो मेरे लिए सम्मान समारोह का आयोजन करे। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो देखते हैं वैसा रहता नहीं है और समय की पाबंदी रहती है और कुल मिलाकर के जो नेतागण हैं वो कई लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, लोगों की भावना का उतना वाकिफ़ नहीं रहते हैं कि और ऐसा हो जाता है। जानबूझ करके कोई नहीं करता है। तो भाजपा ने तंज कसा है। कांग्रेस सभा का आयोजन किया गया था बिलासपुर में। इस दौरान मंच पर गुटबाजी दिखी। भाजपा ने ये तंज कसा है। अमरजीत भगत से माइक छीना गया, ये भाजपा ने आरोप लगाया है। तो सोशल मीडिया पर वीडियो अब जो है तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में भाजपा ने तंज कसा है। कांग्रेस सभा का आयोजन की थी, मंच पर गुटबाजी नजर आई। ये भाजपा इसमें होकर के इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। हम सब मिल करके लड़ेंगे। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिल करके। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी पधार। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। एमपी के सिंगरौली जिले से जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक 100 से अधिक हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला और पुरुषों सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से हिंदू विरोधी किताबों से भरी पिकअप गाड़ी और ईसाई समुदाय का बैनर भी बरामद किया गया है। तो सिंगरौली में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण का भांडाफोड़ पुलिस ने किया। ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। तो पुलिस ने जबरन धर्मांतरण का भांडाफोड़ किया है। ईसाई धर्म अपनाने का यहां पर दबाव किया जा रहा था। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 18 अगस्त से 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर है। इसी कड़ी में सुकमा में कर्मचारियों ने तुगल बांध में जल सत्याग्रह किया। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष में रहकर बड़े बड़े वादे किए गए और अब संवेदनहीनता दिखा रही है। हमारे 25 नेतृत्वकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया। मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। एनएचएम हड़ताल का आज 23वां दिन है। स्थिति ये है कि अस्पतालें सारी बंद है और प्रशासन अभी भी मौन है। आज सुकमा एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा शासन को, प्रशासन को नींद से जगाने के लिए जल सत्याग्रह का कार्यक्रम किया गया है। संभवतः इससे शासन प्रशासन दोनों अपनी नींद से जाग जाएं और लंबे समय से जो हमारी मांगे अधूरी है उसको पूरा करने के लिए शायद शासन को लगे, होश आ जाए, उनको जगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। हम आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये निवेदन करते हैं, हमारी मांगे जल्दी पूरी करें। आपके अधिकार में है, राज्य शासन कर सकती है। मध्य प्रदेश में हुआ है, यहाँ भी लागू होना चाहिए। बार बार आपसे निवेदन है। और चलिए इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान परेशान है। दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद न मिलने से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने का यहां पर आरोप लगाया है। फूलपुर के इफ्को किसान सेवा केंद्र का ये पूरा मामला है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। फूलपुर के इफ्को किसान सेवा केंद्र का ये पूरा मामला है। यूरिया और डीपी खाद के लिए किसान परेशान है। दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है।
खाद न मिलने से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। तो फूलपुर के इफ्को किसान सेवा केंद्र का ये पूरा मामला है। फूलपुर के इफ्को किसान सेवा केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान परेशान है। दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। तो खाद न मिलने से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने का यहां आरोप लगाया है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, फूलपुर के इफ्को किसान सेवा केंद्र का मामला है, जहां लंबी कतारें लगने के बावजूद भी किसानों को खाद की दिक्कतें हो रही है। यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान परेशान है। दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद न मिलने से किसानों की खड़ी फसलें जो है बर्बाद हो रही है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने का यहां आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान परेशान हैं। दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद न मिलने से किसानों की खड़ी फसल भी बर्बाद हो रही है। फूलपुर के इफ्को किसान सेवा केंद्र का ये पूरा मामला है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का यहां पर आरोप लगाया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान लगातार परेशान है। दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है। खाद न मिलने से किसानों की खड़ी फसलें जो है बर्बाद हो रही है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया है। फूलपुर के इफ्को किसान सेवा केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां किसान जो है लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान परेशान हैं। दरअसल दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद न मिलने से किसानों की खड़ी फसलें जो है बर्बाद हो रही है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में एनटीपीसी पावर प्लांट की पूर्व सुरक्षा गार्ड और अधिकारियों के साथ ही गाडरवारा थाना स्टाफ पर मिली भगत कर अवैधानिक तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता पूर्व सुरक्षा गार्ड का कहना है कि एनटीपीसी पावर प्लांट के एचआर अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा करते हुए अवैध रूप से चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर धंधा संचालित कर रहे थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। खबर एमपी के शाजापुर से, जहां तड़के सुबह काशीनगर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में घर में रखे 5 दोपहिया वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की चपेट में आने से 2 लोग मामूली रूप से झुलस गए हैं। तो शॉर्ट सर्किट से मकान में ये भीषण आग लग गई है। शाजापुर से तस्वीरें सामने, जहां 5 दोपहिया वाहन जलकर इस हादसे में खाक हो गए हैं। आग की चपेट में आने से 2 लोग भी जो है झुलसे हुए हैं। तो शाजापुर से तस्वीरें सामने, जहां आग लगी है। एक मकान में भीषण आग लगी। इस दौरान 5 वाहन जलकर खाक हो गए। दरअसल शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी और इस दौरान वाहन जो है जलकर खाक हो गए। बात करेंगे अगली खबर की। सोनभद्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं से आक्रोशित लोगों की मांग पर पुलिस और नगर पंचायत प्रशासन हरकत में आया और कस्बे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। नगर पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और ठेले हटवाए। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। साथ ही पुलिस बल की मौजूदगी में कई दुकानदारों और ठेला संचालकों को मौके पर ही चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना है, जिसे लेकर डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ ने सचिव उच्च शिक्षा विभाग, नोडल अधिकारी संघ कलेक्ट्रेट सभागार में जन जागरूकता कार्यशाला में विजन डॉक्यूमेंट के निर्माण को लेकर चर्चा कर सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यापारी, उद्यमी, श्रमिक संगठन और आम नागरिक अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं।
और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रों को किया गया परीक्षा से वांछित। करीब 40 छात्रों को एग्जाम से बाहर किया गया। प्रबंधन ने जारी किया एडमिट कार्ड। अटेंडेंस शॉर्ट होने का यहां पर हवाला दिया गया है। भोज यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। तो 40 छात्रों को बाहर किया गया है। प्रबंधन ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। अटेंडेंस शॉर्ट होने का यहां पर हवाला दिया गया है। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया है। करीब 40 छात्रों को एग्जाम से बाहर किया गया है। दरअसल प्रबंधन ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। भोज यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है, जहां अटेंडेंस शॉर्ट होने का यहां हवाला दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर राजिम से, जहां गांजा तस्करी करते मां और बेटा को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर हमला किया। चाकू से हमला कर भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी राजनांद गांव के निवासी है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो गांजा तस्करी करते मां और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी राजनांद गांव के रहने वाले हैं। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो राजिम से खबर आपको बता रहे, जहां गांजा तस्करी करते मां और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का मामला है। चाकू से हमला कर भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर है। इसी बीच हटा ब्लॉक के बरोदा कला का एक वीडियो सामने आया, जहां एक नाले के अंदर से पिता अपनी मासूम बेटी को कंधों पर बैठाकर स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। सरकार लगातार विकास के दावे कर रही है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। बता दें कि बरोदा कला में बारिश के दिनों में सड़क दलदल बन जाती है। हल्की बारिश में ही पुलिया डूब जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए रोड की हालत, तो सड़कें दलदल बनी है, खतरे में जान है लोगों की। ये तस्वीरें पूरी तस्वीरें बयां कर रही है, पूरे हालात बयां कर रहे हैं। ये दमोह जिले की तस्वीरें, जहां पर एक पिता अपने बेटी को कंधे में लेकर स्कूल छोड़ते हुए नजर आ रहा है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, एक तस्वीर सामने आई है जहां हालात बयां कर रही है। एक पिता जो है अपनी बेटी को कंधे में लेकर स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, जिले भर में लगातार ही सड़कों को लेकर आम लोग परेशान रहते हैं। इसी में एक ताजा मामला जो सामने आया है, जिले के पथरिया विधानसभा क्षेत्र और हटा विधानसभा के क्षेत्र के बीच में पड़ने वाले बरोदा कला के एक गांव का जो वीडियो सामने वायरल हुआ है, उसमें एक पिता अपनी बच्ची को कंधे पर बैठाकर नाले पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर विकास की बात की जाए तो लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी ग्रामीण अंचलों में आए दिन ऐसी समस्याएं रहती हैं, जिसके वीडियो कहीं न कहीं वायरल होते रहते हैं, जिसमें साफ दिखाई देता है कि सरकार चाहे लाख दावे करे कि विकास है, गांव से गांव को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं, पर ग्रामीण अंचलों में जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें सड़कों के हाल बदहाल रहते हैं। जी राजेंद्र, इस की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन ने इस मामले में क्या कहा है? इस स्थिति को क्या किसी ने बताया है? अभी तक पूरे मामले को लेकर प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है, पर वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ उसमें कहीं ना कहीं पूरे सरकार के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरह ग्रामीण अंचलों में लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी सड़कें न होने से आए दिन ग्रामीणों को समस्या रहती है। बिल्कुल राजेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये दमोह से तस्वीरें सामने है, जहां प्रशासन की पूरी पोल खुल के रह गई है। इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाते हुए एक पिता नजर आ रहा है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के बरेली में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर महिला से दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी। फिलहाल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और घटना में उपयोग की गई कार जब्त की गई है। तो दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। बरेली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में गंगा की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक की गई। बैठक में गंगा स्वच्छता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। नमामि गंगे परियोजना के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने कहा कि अगर मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ानी है तो उनके प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाए। वहीं उन्होंने आगे विश्वास जताया कि इन प्रयासों से नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के अभियान को और मजबूती मिलेगी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनके साथ हमारी बैठक हुई थी। उसमें हमारे माननीय सचिव शहरी विकास भी गए थे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। पहला महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारे STPs हैं, अगर अन्य कहीं क्षमता को हमें इम्प्रूव करना है, ऐड करना है, तो वो हम ऐड करने के प्रपोजल्स जो है वो भेजें भारत सरकार को। कुंभ में अगर किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वहाँ पर भी भारत सरकार द्वारा सहायता दी गई थी, तो उस पर भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग STPs हैं, अगर उनको कहीं अपग्रेड करना है, उसमें कुछ सहयोग चाहिए, तो उस पर भी हम लोगों को प्रोजेक्ट भेजने के लिए कहा गया है। तो उम्मीद है कि हम लोग अगले 10 से 15 दिन में प्रपोजल्स तैयार करके भेज देंगे और कहीं ना कहीं इससे जो हमारे प्रदेश में जो नदियाँ हैं उनको साफ रखने में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के जो प्रयास हैं उनको बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही पुलिस व्यवस्था का चेहरा बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इस फैसले से पुलिसिंग में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि अफसरों को अधिक अधिकार मिलने से कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब तक SP के नेतृत्व में काम करने वाली पुलिस अब एक वरिष्ठ रैंक के पुलिस कमिश्नर की कमान में काम करेगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से क्या कुछ बदलेगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत होगी। 2023 में रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब सिर्फ रायपुर को इसमें शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने से अपराध पर कार्रवाई के लिए पुलिस को कलेक्टर की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी अब मजिस्ट्रेट पावर सीधे पुलिस के पास होगी। बदलाव सिर्फ अफसरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीधे आम जनता पर भी पड़ेगा। जी हाँ, अब छोटे मोटे अपराधों की जांच हेड कांस्टेबल भी कर सकेंगे। साथ ही ज्यादा संख्या में उच्चाधिकारी उपलब्ध होंगे, जिससे शिकायत दर्ज कराना और भी आसान होगा। ये प्रणाली मुख्य रूप से भारत के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब पुलिसिंग का ढांचा बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी घोषणा करते हुए राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इस सिस्टम के आने से पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर जहां मिलेगा, वहीं कानून व्यवस्था और भी सख्त होगी। रायपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूत देने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आता है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर रायपुर में लंबे समय से चर्चा चल रही थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर कहा कि पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर मिलने से कार्रवाई की रफ्तार बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में सुनवाई के और अधिक सघनता से, मतलब अनेक और पोस्ट हैं जो क्रिएट हो जाएंगे। सुनवाई की प्रक्रिया बदलेगी और इन सारी ही चीज़ों के साथ पुलिस प्रशासन की कसावट और मजबूत होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा इस बार 15 अगस्त को की है कि रायपुर
जिले में, रायपुर मुख्यालय में, देश के राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। मैं सोचता हूं कि पूरी तैयारी करके उसको शीघ्र ही लागू करें। रायपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कितने बदलाव आते हैं। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट बलराम पटेल के साथ नदीम मेमन की रिपोर्ट।